सरकारी भवन के सामने हम कई प्रदर्शनकारियों को देखते हैं जो अपने भ्रष्ट गवर्नर सैंड्रो कोरिया के विरोध में यहाँ एकत्र हुए थे। राज्यपाल पर आरोप है कि वह भ्रष्ट नेता है और उन्होंने जनता के पैसे की बड़ी चोरी की है। यहाँ मौजूद लोग इमारत पर अपना सामान और पत्थर फेंकते हैं, जिसे देखकर गवर्नर एक मेज के नीचे छिप जाता है। लेकिन तभी एक नकाबपोश आदमी आता है जो उसे ढूंढता है। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम दाएं के कुछ अधिकारियों को देखते हैं जो अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। वे एक इमारत के पास आते हैं जहां एक आदमी अपनी कॉफी पी रहा था। यह शख्स है गवर्नर सैंड्रो। अधिकारी राज्यपाल को गिरफ्तार करते हैं और फिर उसे राज्यपाल से पूछताछ के लिए अपने मुख्य कार्यालय में लाते हैं। डीए अधिकारी जेडू और मिगुएल उसे पूछताछ कक्ष में ले जाते हैं। पूछताछ कक्ष में उन्होंने उसे बताया कि उन्हें उसके भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के गबन के सबूत मिले हैं। राज्यपाल उन्हें धमकी देता है कि वह किसी को भी मारना बंद नहीं करेगा जो उसके भ्रष्टाचार या अपराधों को उजागर करने की कोशिश करता है। वह आरोपों से मुक्त होने के लिए अधिकारी को रिश्वत देने की भी कोशिश करता है। कुछ देर बाद जब गवर्नर लंच कर रहे थे तो उनके वकील वहां पहुंचे। उन्होंने अभियोजक के कार्यालय में अपने संपर्कों के बारे में बात की। वकील ने उन्हें थोड़ी देर में हिरासत से रिहा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने उसे बताया कि जांच के दौरान उसे नजरबंद किया जा सकता है। इस बीच डीए प्रधान कार्यालय में उनके कमांडर ने एक छोटी सी बैठक की और उन्हें बताया कि स्वास्थ्य बजट के गवर्नर कोरी के गबन से संबंधित सबूत अपर्याप्त है। इसलिए उन्होंने उसे घर जाने और घर में नजरबंद रखने की अनुमति देने का फैसला किया। उसके बाद मिगुएल और उसका दोस्त ऑफिस से बाहर आते हैं। मिगुएल अपनी बेटी को देखने जाता है जो अपनी मां के साथ सड़क पर खड़ी है और अपने पिता की प्रतीक्षा कर रही है। मिगुएल अपनी बेटी के लिए मौजूद टी शर्ट के साथ वहां पहुंचता है। वह उत्तेजित हो जाती है। वह उसकी शर्ट पहनने में उसकी मदद करता है जबकि उसकी मां तस्वीरें लेती है। उसके बाद मिगुएल उसे टैक्सी में ले जाता है। वे ट्रैफिक ब्लॉक देखकर कार से बाहर निकलते हैं। जब वे स्टेडियम की सड़क पर टहल रहे थे तो उनकी बेटी को कहीं से अंधा शॉट लग गया। उसे ब्लीडिंग होने लगी। यह देखकर मिगुएल जल्दी से अपनी बेटी को उठाता है और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल लाता है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर तुरंत मिगुएल की बेटी एलिस को आपातकालीन कक्ष में ले गए और मिगुएल को बाहर इंतजार करने को कहा। मिगुएल वहां बेसब्री से इंतजार करता है और फिर वह अंदर जाता है। मिगुएल यहाँ कई गंभीर रोगियों को देखता है जो अस्पताल के गलियारों में लावारिस पड़े थे। वह इन मरीजों और अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को देखकर हैरान रह गए। उस समय उन्होंने अपनी बेटी एलिस को ऑपरेशन रूम के सामने बेसुध पड़ा पाया। जब वह डॉक्टर से पूछता है कि वे उसे ऑपरेशन कक्ष में क्यों नहीं ले गए तो डॉक्टर ने उसे बताया कि अस्पताल में कई ऑपरेशन सुविधाएं नहीं थी। ऐसे में कई मरीजों को अत्यधिक रक्तस्राव और इलाज में देरी के कारण अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। एलिस की नब्ज धीरे धीरे रुक गई और वह मर गई। कुछ समय बाद मिगुएल की पूर्व पत्नी और एलिस की मां अस्पताल पहुंची और वह यह देखकर चौंक गई कि उनकी छोटी बेटी मर चुकी थी। इसके बाद हम राज्यपाल को देखते हैं जिन्हें जमानत मिल गई है और उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अगले दृश्य में गवर्नर माइक के पास जाता है और राष्ट्रपति के लिए चुनाव चलाने की घोषणा करता है। यहाँ उन्होंने सार्वजनिक अस्पतालों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाने का वादा किया और दूसरी तरफ लोगों के कल्याण में सुधार करने का भी वादा किया। मिगुएल सड़क पर टहल रहा था और अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। उनका मानना है कि अपर्याप्त अस्पताल सुविधाओं के कारण उनकी बेटी की मौत हुई है। मिगुएल को लगता है कि अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त अस्पताल सुविधाएं और उपकरण होते तो उनकी बेटी को बचाया जा सकता था। वो ऐसा सोचता है। मरीजों को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। जॉगिंग करते हुए वह सड़क पर एक दुकान पर आता है और समाचार देखता है। समाचार में बताया गया है कि राज्यपाल कोरिया को जेल से रिहा कर दिया गया है और उन्हें किसी भी भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य निधि के गबन का दोषी नहीं पाया गया है। इस खबर को देखकर मिगुएल उस सरकारी भवन में प्रदर्शनकारियों की व्यवस्था भीड़ पर और अधिक उग्र हो गया और गुस्से में पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने जनता पर आंसू गैस के गोले छोड़े। सौभाग्य से मिगुएल के सामने एक गैस मास्क गिर जाता है और वह तुरंत उसे उठाकर पहन लेता है। जैसा कि हम जानते हैं, मिगुएल एक प्रशिक्षित विशेष बल का आदमी था। उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों को पछाड़ दिया जो इमारत की रखवाली कर रहे थे। वह इमारत पर चढ़ता है और अंदर प्रवेश करता है। यहाँ वह एक एक करके राज्यपाल के सभी अंगरक्षकों को मारता है और फिर उस कमरे में जाता है जहाँ राज्यपाल छिपा हुआ था। वह राज्यपाल को लगातार मुक्का मारता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी हत्या हो जाती है। अगले दिन मिगुएल काम पर लौटता है और प्रधान कार्यालय के प्रमुख मिगुएल और अन्य डीए सदस्यों से प्रदर्शन के दौरान हुए प्रदर्शनकारियों की जांच करने के लिए कहते हैं। वह उन्हें बताता है कि जांच दल कई संदिग्धों को गिरफ्तार करने में कामयाब रहा जिन पर विरोध के मास्टरमाइंड होने का संदेह था। मिगुएल संदिग्धों में से एक महिला को जानता था। मिगुएल इस महिला से उस विरोध प्रदर्शन में मिले जहां वह पुलिस अधिकारियों की पिटाई कर रहा था। मिगुएल कमरे में महिला से पूछताछ करता है। वह बताती है कि मेरा नाम नीना है और मैं एक प्रोग्रामर हूँ। नीना उसे यह भी बताती है कि वह जानती है
कि मिगुएल वही है जिसने पुलिस पर हमला किया था। फिर कहती है कि उसके पास अपने सेल फोन पर मिगुएल की हरकतों की रिकॉर्डिंग है। यह सुनकर मिगुएल जल्दी से साक्ष्य कक्ष में प्रवेश करता है और नीना के फोन की तलाश शुरू कर देता है। उसने उसे पाया है ना। वह मिगुएल को पसंद के बिना छोड़ देती है, इसलिए अंततः वह उसे मुक्त कर देता है। रात में अपने अपार्टमेंट में वीडियो और घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद मिगुएल नीना के अपार्टमेंट का पता पाता है और वहां जाता है। उसने उसे सड़क पर चलते पाया। नीना उसे गवर्नर कोरिया का लैपटॉप दिखाती है और मेडिकल फंड और अस्पताल के उपकरणों के गबन के एक मामले की जांच में मिगुएल की मदद करने की पेशकश करती है। इस समय मिगुएल सोचता है कि कोरिया ये सब काम अकेले नहीं कर सकती। नीना ने कोरिया के लैपटॉप को हैक कर लिया, जिसके बाद मिगुएल को गबन मामले में शामिल लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। वह उसे उन राजनेताओं के प्रोफाइल दिखाती है जो इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। इसके बाद मिगुएल ने खुद को तैयार किया और एक एक करके उन भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं को निशाना बनाया जो स्वास्थ्य विभाग में गबन और भ्रष्टाचार के लिए भी जिम्मेदार थे। मिगुएल ने अपने भेस के समान मुखौटा पहने हुए उन सभी को मार डाला। राजनेताओं की लगातार हत्याओं की खबर हर तरफ फैल गई। उसके बाद मिगुएल नीना के पास उसके कार्यस्थल पर गया और उसे उन प्रायोजकों को खोजने के लिए कहा जो इन भ्रष्ट अधिकारियों के अभियानों का वित्तपोषण कर रहे थे। लेकिन नीना ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन मिगुएल नीना की मां के लिए सजा कम करने की पेशकश करता है जो जेल में थी। कुछ समय बाद नीना अपनी मां से मिलने जाती है और सत्य के मूल्य पर सवाल उठाती है। उसकी मां जवाब देती है कि सत्य केवल एक भ्रम है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सत्य दूसरे व्यक्ति के अनुसार समान नहीं होता है। अगले दृश्य में नीना को उन भ्रष्ट राजनेताओं के प्रायोजकों के प्रोफाइल मिलते हैं जो गोमेज के अलावा कोई नहीं है। नीना एक इमारत में निगरानी कैमरा प्रणाली को नियंत्रित करती है जहां गोमेज मंत्री रेजना से मिलने आ रहा है। जब गवर्नर की मृत्यु के दिन प्रधान कार्यालय संदिग्ध की फाइलों के माध्यम से जा रहा था तो उसे नीना की प्रोफाइल मिली। उन्होंने नकाबपोश आदमी के अगले लक्ष्य का पता लगाया जो कि शहीद मंत्री के अलावा कोई नहीं था। Regina.edu ने मिगुएल को इस बारे में सूचित करने के लिए कॉल किया, लेकिन मिगुएल ने फोन नहीं उठाया। इसलिए वह अकेला निकल जाता है और मंत्री के भवन की ओर बढ़ जाता है। यहाँ आकर वह उस नकाबपोश को देखता है, उसका पीछा करता है और उस पर गोली चला देता है। लेकिन मिगुएल यहाँ से भाग जाता है और सीधे नीना के पास आ जाता है। क्योंकि उसे गोली मार दी गई थी, नीना उसके घाव का इलाज करती है। अगले दिन मिगुएल और अपनी रिपोर्ट पेश की कि मंत्री रेजना ने ओंटारियो गोमेज के साथ सहयोग किया था। गोमेज वह व्यक्ति था जिसने इन भ्रष्ट अधिकारियों के अभियान को वित्तपोषित किया था। मिगुएल और मंत्री रेजना की जांच करने का फैसला किया, लेकिन उनके प्रमुख ने सभी जांच परिणामों को खारिज कर दिया। उस आदमी ने यह भी कहा कि उन्हें मंत्री रेजना पर जांच बंद कर देनी चाहिए। मिगुएल इस फैसले से नाराज है, फिर गोमेज को अपने हाथों से अंजाम देने का फैसला करता है। कुछ देर बाद वे गोमेज के आवास पर पहुंचे। उन्हें कई अन्य अधिकारियों के साथ डिनर करते देखा गया। गोमेज का बेटा भी वहां था, अपनी मां से मिल रहा था और पूछ रहा था कि वह राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार नहीं है। गोमेज यहां आता है और अपने बेटे को मनाने की कोशिश करता है। हालांकि मिगुएल ने जानबूझकर गोमेज बेटे को गोली मार दी ताकि आदमी सीख सके और अपना अपराध स्वीकार कर सके। लेकिन गोमेज ने जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए अपने बेटे की मौत का इस्तेमाल किया और खुद को नए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। इस बीच एक कार में एक रहस्यमय व्यक्ति ओंटारो गोमेज का एक निजी जासूस बनकर सामने आता है जो अपने सहयोगियों की मौत की जांच कर रहा था। उसका नाम सेरा था। गोमेज ने उन्हें हत्याओं की जांच के लिए व्यक्तिगत रूप से काम पर रखा है। उसे पता चला कि हत्यारे का एक साथी था और उसकी गणना उसे नीना के बॉस तक ले गई। जागृति का साथी होने के नाते उसने अंततः उस आदमी को मार डाला। इसके बाद जब नीना यहाँ आती है तो उसे यहाँ उसका बॉस मरा हुआ मिलता है। यह देखकर वह डर जाती है और भागने लगती है। यहाँ से वह सीधे उस स्थान पर जाती है जहाँ मिगुएल रहता है। यह देखकर सेरा अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। जब वह वहां पहुंचती है तो सेरा भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वे तुरंत मिगुएल के अड्डे पर हमला करते हैं। मिगुएल ने नीना को फायरिंग में कवर किया और उसे इस जगह से भाग जाने के लिए कहा। अगले दृश्य में मिगुएल अपना मुखौटा लगाता है और अनुयायियों को मारना शुरू कर देता है जब वह सेरा के एक आदमी से लड़ रहा होता है। तभी सेरा नीना को बंधक बना लेता है। उसने मिगुएल को नीना की जान बचाने के लिए भी एक सौदे की पेशकश की। सेरा ने मिगुएल को एक और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जूलिया मचाडो को मारने का आदेश दिया। मिगुएल के पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह उसकी बात मानता है। कुछ देर बाद पुलिस अपनी टीम के साथ मिगुएल के यहाँ आ गई। उस जगह की तलाशी लेता है जहां जगाने वाला छिपा हुआ था, एड्यू। और अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने जागृतिकर्ता की पहचान जानी जो उनके सबसे अच्छे दोस्त और सहयोगी के अलावा कोई नहीं था। मिगुएल यह जानने के बाद जगह की जांच करता है और सीखता है कि ऑकनर का अगला लक्ष्य गोमेज.edu है और उनकी टीम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बहस के स्थान पर जाती है। वहां मिगुएल भी जूलिया को मारने के लिए जाता है। बहस के स्थान पर पहुंचकर मिगुएल जूलिया को मारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी वह आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है।
दोनों में जमकर मारपीट हो जाती है। मिगुएल को अपने सभी कार्यों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और जारी रखता है। उसे अपनी बातों की परवाह नहीं थी। दूसरी ओर नीना, जिसे सेरा द्वारा बंदी बनाया जा रहा था, तब तक लड़ी जब तक कि वह सेरा को गंभीर रूप से घायल करने में सफल नहीं हो गई। बाद में मिगुएल को भ्रष्ट अधिकारियों की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर मिगुएल की पूर्व पत्नी को इस उम्मीद में लाया कि वह मिगुएल को राजी कर सके। उनकी पूर्व पत्नी ने कहा कि मिगुएल के सतर्कता के वर्तमान कृत्यों के बारे में जानने के लिए उनकी बेटी बहुत शर्मिंदा होगी और अपने पिता पर गर्व महसूस नहीं करेगी। जेल के अंदर मिगुएल को पता चलता है कि ओंटारो गोमेज ने चुनाव जीत लिया। इसके बाद एक आदमी मिगुएल से पूछताछ करने के लिए सेल के अंदर आता है। वह मिगुएल के वरिष्ठों में से एक थे, डिप्टी डाइश, जिसने मिगुएल को मारने की कोशिश की, लेकिन मिगुएल उस आदमी को मार डालता है और यहाँ से भाग जाता है। जेल से भागने के बाद मिगुएल अपने हथियार और गोला बारूद तैयार करता है और संसद भवन में जाता है, जहां गोमेज और उनके साथी राजनेता गोमेज की जीत का जश्न मना रहे हैं, जो जूलिया को हराने में कामयाब रहे थे। परिणामों में मिगुएल ने बिना देरी किए संसद भवन पर हमला किया और गोमेज पुरुषों के साथ साथ उनके सभी सहयोगियों को मार डाला। जब वह अंत में अपने कार्यालय में गोमेज का सामना करता है, तो वह मिगुएल से कहता है कि भ्रष्टाचार दुनिया से गायब नहीं होगा, क्योंकि लालच एक आधार बीमार मानव गुण है। यह सुनते ही मिगुएल ने गोमेज की गोली मारकर हत्या कर दी। गोमेज को मारने के बाद मिगुएल को बंदूक की नोक पर गोमेज के आदमियों ने घेर लिया। लेकिन मिगुएल की एक और योजना थी, जिसमें उन्होंने पहले ही एक बम तैयार कर लिया था और उसे अपनी कार में लगा लिया था। मिगुएल ने बम डेटोनेटर दबाया और इमारत में एक बड़ा विस्फोट हुआ और मिगुएल सहित सभी लोग जमीन में धंस गए। अगले दिन जब बचावकर्ता पुलिस और फोरेंसिक टीम अपराध स्थल पर पहुंचती है, तो वे केवल उसके जागने का मुखौटा पाते हैं, लेकिन मिगुएल का शरीर नहीं पाते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में हम जाकर को इमारत की छत से अपने अगले लक्ष्य पर निशान लगाते हुए देखते हैं।